यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मनीष पटेल की जब से गिरफ्तारी हुई है तो उनकी जमानत को लेकर दो धड़ा बटा हुआ है। सोशल मीडिया पर उनकी गिरफ्तारी को एक धड़ा जहां गलत बता रहा है, वहीं दूसरा धड़ा यानी जो ब्राह्मणत्व है या ब्राह्मण वर्ग है ज़्यादातर, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से ब्राह्मण बेटियों पर या बेटी पर उसने अभद्र टिप्पणी की, उसकी गिरफ्तारी सही है। अब उसको गिरफ्तार किए हुए लगभग 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन उसकी ज़मानत बार बार खारिज हो जा रही है। यानी ज़मानत के लिए अप्लाई करता है कोर्ट में, लेकिन ज़मानत खारिज हो जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ वकील बीके माला जी और आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं। हम इन्हीं से बात कर लेते हैं और उन सभी सवालों के जवाब लेंगे जो आपके मन में है। पहले तो सर, नेशन टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा पहला सवाल ये है कि सिविल लाइन थाने में जो अभद्र टिप्पणी की गई है उस पर कौन सी धाराएं लगती है और उस पर जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है? देखिए, अभी जो किसी वर्ग को या किसी मजहब को, किसी जाति को, किसी व्यक्ति को कोई भी टिप्पणी करता है तो उसकी पहले शिकायत होती है। शिकायत होने के बाद साइबर एक्ट के तहत उसकी जांच होती है, साइबर अधिनियम के तहत। और ये देखा जाता है कि जो जिन व्यक्तियों ने शिकायत की है वो शिकायत सही है कि गलत है। तो शिकायत की जांच करने के लिए साइबर को भेजा जाता है और साइबर एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध होता है। जो अभी वर्तमान में कुछ ऐसी विसंगतियाँ आई हैं जिनके सिविल लाइन थाना में शिकायत की गई है, उनकी जांच की गई है और साइबर अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं कि कोई व्यक्ति किसी को समाज में जो समरसता है, सद्भाव है, सदाचरण है और समाज को तोड़ने का काम कोई न करे, सद्भावनाएं बनी रहें, एक ताना बाना जो पारिवारिक सामाजिक बना हुआ है उस सौहार्द को कोई तोड़े ना, इसके लिए पुलिस के पास एक ऐसा वातावरण पुलिस बनाती है कि एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप नहीं होने चाहिए। तो वो पुलिस कार्रवाई करती है, नोटिस देती है। यदि समझाइश में मान गए या अपनी आईडी उन्होंने क्लोज कर दी या अपनी आईडी से वो जिन्होंने जो चीज़ डाली थी वो डिलीट कर दी और माफ़ी वगैरह मांग लिया है, तो पुलिस सद्भावना भी करती है और उनको समझाइश दे के छोड़ भी देती है। तो इनके मामले में 3 दिन हो चुके हैं और जिन धाराओं में एफआईआर हुई है, खासकर उस टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया में, तो वो जमानती धारा है जो कि 24 घंटे के अंदर जमानत मिल जाए। फिर क्यों जमानत नहीं मिल पा? देखिए, साइबर एक्ट के तहत जो अपराध पंजीबद्ध हुए थे वो मुचलका की धाराएं थी और जमानती धाराएं थी, परंतु उन्होंने गलती की है मनीष जी ने कि उनको अग्रिम जमानत न्यायालय में नहीं लगानी चाहिए। उन्होंने अग्रिम जमानत लगाई, माननीय न्यायालय में पेश किए, उनको उपस्थित होना चाहिए था। तो उनके अंदर किसी प्रकार का डर रहा होगा या किसी प्रकार का भय रहा होगा, तो इसलिए उन्होंने ऐसा लगता है कि जमानत तो अग्रिम ही लगाई थी। तो जब अग्रिम जमानत लगाई तो माननीय न्यायालय का ये स्वयं का विवेकाधिकार है और माननीय न्यायालय ये पूछता है कि आप अग्रिम क्यों लगा रहे हैं। कोई विषम परिस्थिति हो, कोई मेडिकल हो, कोई प्रॉब्लम हुई, न्यायालय का विवेकाधिकार है, तो न्यायालय के समक्ष आपको उपस्थित होना चाहिए और न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर आपको जमानत करानी चाहिए थी। पर उनके पूर्व में कई सेक्शन में अपराध पंजीबद्ध थे, आरोप लगे हुए थे। तो ऐसा मुझे लग रहा है, अब पता चला है कि उनके खिलाफ कई मामले अन्य थानों में पंजीबद्ध थे, जिसके कारण से वो छुप रहे थे। हो सकता है कि पुलिस अन्य मामलों में वो गिरफ्तार न कर ले, तो इसलिए जो उन्होंने जाति सूचक एवं किसी एक वर्ग की लड़कियों के विषय को उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की थी और उस टिप्पणी से एक समाज वर्ग आहत हुआ था। उसने व्यक्तिगत तौर से आवेदन दिया था। ये एक सामान्य सी बात है, ये कोई बड़ा विषय नहीं था और गंभीर विषय ये था कि किसी लड़की, जहाँ देश में 21वीं सदी नारियों का सम्मान होता है, नारियों के सम्मान से दृष्टि देखा जाता है, उनके सम्मान की बात की जाती है, तो वो चाहे किसी वर्ग की महिलाएं हों, चाहे वो ब्राह्मण समाज की हों, पिछड़ा वर्ग की हों, एससी वर्ग की हों, एसटी वर्ग की हों, किसी वर्ग की महिलाएं तो मातृशक्तियाँ हैं, माँ बहन हैं, तो किसी के बारे में ऐसी फूहड़, अभद्र, अमानवीय, अव्यवहारिक टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए थी। लेकिन उसने इस मामले पर माफ़ी भी मांग ली थी। देखिए, जब कोई आवेदन चला जाता है न्यायालय में और न्यायालय में कोई अपराध पंजीबद्ध हो जाता है तो उसके लिए माननीय न्यायालय ही कार्रवाई कर सकता है। ये बात समझने की ज़रूरत है। लगातार सोशल मीडिया में पुलिस वार चिन्हांकित किया जाता है, पर मैं स्पष्ट तौर से एक बात आपको बताना चाहता हूँ। पुलिस का काम है, कोई आवेदन आया है, पुलिस का कथन लेना है,
पक्ष विपक्ष नहीं लेता। पुलिस ये नहीं देखती है क्योंकि किस वर्ग का आदमी है, किस मजहब का आदमी है, किस धर्म का आदमी है, वो शिकायती पत्र देखती है। और शिकायती पत्र को उन्होंने संज्ञान लिया और संज्ञान के बाद उनको लगा कि साहब इसमें इन धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध होना चाहिए, तो उन्होंने साइबर एक्ट की रिपोर्ट आई और उन्होंने माना कि आईडी मनीष की आईडी से है और ये व्यक्ति मनीष ही हैं। उन्होंने अपराध पंजीबद्ध कर दिया और माननीय न्यायालय में उन्होंने कार्रवाई के लिए प्रेषित किया और उनके खिलाफ जमानती धाराएं थीं, पर उन्होंने क्या किया कि उस अग्रिम जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया और न्यायालय ने उसको खारिज कर दिया। पीसी आधार पर वो हाई कोर्ट चले गए। जब हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने भी वो प्रकरण खारिज कर दिया। इसलिए ये मामला इतना तूल पकड़ लिया, जो मामला बड़ा बना इसलिए बना। और उनके खिलाफ पूर्व से अन्य थानों में एफआईआर थी, तो अन्य थानों में एफआईआर थी, तो यदि कोई प्रयोजित होता, एक ही दिन कोई मुकदमा होता तो समझ में आता, पर इसके पहले अन्य थानों में प्रकरण चल रहे थे, यानी अन्य थानों में उनके विरुद्ध एफआईआर थी, वो तफ्तीश नहीं हो रहे थे, वो उपस्थित नहीं हो रहे थे, उनके खिलाफ वारंट भी थे। तो निश्चित तौर से न्यायालय का और पुलिस के कानून का सबका सहयोग करना चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो लोकतंत्र में, इस संविधान में सबको भरोसा रखना चाहिए। और लोकतंत्र एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा पावर है जिसका सबका उपयोग करना चाहिए, उस पावर का दुरुपयोग किसी को नहीं करना चाहिए। अच्छा, सिविल लाइन और समान थाना में जो वो समान थाना और विश्वविद्यालय थाने में जो उन पर धाराएं लगी हैं, चोरी की धारा लगी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन चोरी की धाराओं के कारण ही उन्हें जमानत ना मिल पा रही और जेल जाना पड़ा हो? देखिए, जब किसी न्यायालय में कोई प्रकरण पेश होता है तो वहाँ के पीठासीन अधिकारी और थाना प्रभारी के कर्तव्य है कि उनकी संबंधित डायरी जब पेश होती है तो पूरे रीवा जिले के नगर ग्राम अपराध सूची होती है। तो वो नगर ग्राम अपराध सूची एक जगह नहीं होती, किसी एक थाने में नहीं होती, बल्कि वो पुलिस के पास, कप्तान साहब के पास होती है, आईजी साहब के पास होती है। और वो लगभग ऑनलाइन ऑफलाइन की जानकारी मुझे तो नहीं है, पर वो सूची होती है। और उस सूची को जब कोई ऐसा मुलजिम आता है उसके लिस्ट में होती है, तो जब एफआईआर हुई तो वो नाम उसमें जुड़ गया, तो वो सूची जाती है न्यायालय के। न्यायालय देखता है कि कोई ये पहला व्यक्ति नहीं है, पहला अपराध नहीं है, बल्कि ये कई अपराधों में आरोपित हैं, कई प्रकरणों में आरोपित हैं, तो ये आदतन व्यक्ति हैं और ये कई घटनाएं कर चुके हैं। तो इसीलिए माननीय न्यायालय को ये स्वयं का विवेकाधिकार है और माननीय न्यायालय को लगता है कि इनको जमानत दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए, तो माननीय न्यायालय ने खारिज कर दी। अच्छा, जो मनीष पटेल ने अपराध किया है उसमें क्या सजा हो सकती है? देखिए, अन्य धाराओं में सजाएं हैं, तो अन्य धाराओं के माननीय न्यायालय का विशेषाधिकार है, इसमें हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, इसलिए कि अभी मामला ट्रायल कोर्ट में है, गवाह बदल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अन्य धाराओं में प्रकरण चल रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए कि साइबर एक्ट के तहत जो अपराध हैं, इसमें सेक्शन में 2 वर्ष का कारावास है या 6 महीने का कारावास है, अर्थदंड के प्रावधान है, चोरी में अलग प्रावधान किए गए हैं, और उनके खिलाफ अन्य थानों में कौन कौन से अपराध पंजीबद्ध है वो स्वयं माननीय न्यायालय ये निर्णय करेगा। और निर्णय करेगा ये ट्रायल होने के बाद, जब ट्रायल चलेगा तो न्यायालय के विषय पर कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, न्यायालय का विशेषाधिकार है। और कौन कौन से अपराध में कितने अपराध हैं, उन अपराधों में हो सकता है कि वो गवाह मिलते हैं, ट्रायल में सब चीज़ें पता चलेंगी। नहीं, यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो मतलब 2 साल तक की सजा। देखिए, अलग अलग धाराओं में, अलग अलग सेक्शन में अलग अलग हैं, चोरी में अलग प्रावधान हैं और ये साइबर एक्ट में अलग प्रावधान हैं और अलग अलग प्रक्रियाएँ हैं। अच्छा, एक सवाल और है कि इस जो इन पे मनीष पटेल पे जब से गिरफ्तारी हुई तब से कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे 2 धड़ों में बढ़ गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसे माफ़ कर देना चाहिए, उसकी सज़ा माफ़ कर देना चाहिए, इसको लेकर क्या कहें? क्योंकि न्यायालय के समक्ष तो आरोप हैं, जिस पे आरोपी उस पर तो कोई गुंजाइश। देखिए, किसी पर गंभीर आरोप लग गए हैं, आरोप लगना, प्रकरण पंजीबद्ध होना, दोनों अंतर है। यदि आरोप लगते, माफ़ीनामा होता तो एक बात समझ में आती थी, पर ये शिकायत पत्र गया, थाना का एक ही काम है, चाहे वो किसी मजहब का हो, किसी समाज का हो, किसी वर्ग का हो, उनके पास कानून और लॉ एंड ऑर्डर है। कानून के दायरे में कोई आता है तो उसके खिलाफ वो कार्रवाई करते हैं। तो अब इस विषय पर माफ़ी मांगने से भी क्या फ़ायदा? माफ़ी आपने मांगा, शिकायत तो हो चुकी थी, और शिकायत होने के बाद प्रकरण पंजीबद्ध हो चुके थे, तो न्यायालय का अधिकार था। मैंने आपसे पहले भी कहा, जब आपने सज़ा की बात की तो हमने कहा न्यायालय का अधिकार है। जब माननीय न्यायालय
प्रकरण चला गया है, जब एफआईआर दर्ज होगी, पुलिस अपने रोजमांचा में एफआईआर दर्ज कर ली, पुलिस ने अपने एफआईआर दर्ज होने के बाद तो न्यायालय ही नहीं कर सकता है। जो भी समझौता होगा, जो भी चीज़ें होंगी वो न्यायालय के समक्ष होंगी। जो जिन्होंने आवेदन दिया, जो ब्राह्मण कल्याण मंच या ब्राह्मण विचार, जो भी चीज़ें हैं जिन्होंने आवेदन दिया, अब ये दो पक्षों का विषय हो गया था, दो व्यक्तियों का हो गया था। तो इस विषय को लेकर मान न्यायालय में ही जो कुछ होगा तो न्यायालय में होता है। पुलिस इसमें कोई पुलिस का रोल नहीं है। पुलिस का रोल नहीं है, लेकिन एक रोल है कि उसने सरेंडर किया था कोर्ट में। पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं की थी? देखिए, जब कोई सरेंडर करता है, दो चीज़ें, पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करना और न्यायालय में आत्मसमर्पण करना, दोनों में अंतर है। जब आप पुलिस के सामने, पुलिस आपको ढूंढ रही थी, यानी पुलिस मनीष जी को ढूंढ रही थी, तो पुलिस के सामने आत्मसमर्पण उन्होंने कर दिया, कहा कि मैं आ गया हूँ, गिरफ्तारी दे दी है। तो पुलिस उनको ले गई, न्यायालय में पेश की, न्यायालय ने उनको उनकी जमानत जेल भेज दी, जमानत खारिज कर दी। जमानत के आवेदन लगे होंगे, खारिज हो गए। और उन्होंने मान न्यायालय में आत्मसमर्पण किया, तो न्यायालय भी ये देखती है कि ये इनके खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं। इन आरोपों में भी पुलिस को देखना, विवेचना करना चाहिए, जांच करना चाहिए, हो सकता है। तो न्यायालय को लगा, न्यायालय ने भेज दिया। न्यायालय का देखिए विशेषाधिकार है, न्यायालय के विशेषाधिकार में कोई टिप्पणी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, टिप्पणी नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और है कि मनीष पटेल की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया में दो समाज आपस में भिड़ रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मनीष के विषय में, एक यूट्यूबर मनीष के विषय में जो मामले हुए हैं, ये कानूनी मामले हैं। कानूनी मामले में मेरा व्यक्तिगत तौर से मानना है कि इसमें किसी समाज वर्ग को नहीं जोड़ना चाहिए। मनीष ने गलत शब्दों का प्रयोग किया, जिससे एक वर्ग आहत हुआ, एक संगठन आहत हुआ। अब वो संगठन गया, हर जगह संगठन बने हुए हैं, हर वर्गों में संगठन बने हुए, वो संगठन गया और ज्ञापन दिया कि साहब इन्होंने किया, इसकी जांच होनी चाहिए। जांच हुई, जांच में उनको आरोपित किया गया। इसमें मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि समाज एक दूसरे, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग का समाज हो, या उससे बड़े नेता हों, बिना सोचे समझे इस प्रकार की टिप्पणी किसी वर्ग को नहीं करनी चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण समाज के नेता हों। और किसी पर, किसी वर्ग समाज को लेकर आहत करने का किसी को अधिकार नहीं है। अपने अपने यूट्यूब चैनल पर या सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर एक द्वंद्व करना, सामाजिक समरसता, सद्भाव को तोड़ना, और एक वसुधैव की जो धरती है, वसुधैव कुटुंबकम की धरती है, जो एक ताना बाना, एक पारिवारिक सौहार्दपूर्ण बना हुआ था, उसको नष्ट करने का किसी को अधिकार नहीं। हम सब एक हैं, भिन्न भिन्न जातियों के, भिन्न भिन्न वर्गों के, संप्रदाय भाषा के लोग इस देश में रहते हैं। इस देश की यही पहचान है। और इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, सभी धर्मों को मानने का, सभी धर्मों को जानने का, सभी धर्मों को देवी देवताओं को पूजा करने का अधिकार है। किसी वर्ग को, किसी मजहब को टारगेट करके नहीं कहना चाहिए। और यदि एक आरोपी के पक्ष में कोई संगठन खड़ा होगा और ज्यादती करके ये कहेगा कि नहीं, इनको छोड़ना चाहिए, या इनको बचाना चाहिए, या कि इनको फंसाना चाहिए, या इनको दबाव बनाना चाहिए, मैं दोनों बातें कह रहा हूँ, ये किसी संगठन को नहीं करना चाहिए, किसी बड़े नेता को नहीं करना चाहिए, और किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, किसी संगठन को नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई व्यक्ति हो। अच्छा, कांग्रेस के पूर्व मंत्री ने कहा कि जो एफआईआर दर्ज हुई है वो फर्जी एफआईआर हैं, ज़बरदस्ती की एफआईआर दर्ज कर रही है पुलिस। देखिए, यदि ऐसा हुआ था तो विगत माह पहले ही घटनाएं हुई थी, एफआईआर की शिकायत हुई थी 2-3 महीने पहले, पूर्व में, और बहुत सारे प्रकरण चल रहे थे। तो माननीय पूर्व मंत्री जिनकी बात आप कर रहे हैं, मैंने भी सुना है, तो उनको इस विषय पर गंभीरता से, या कि सामाजिक दृष्टि से, उनको पूर्व में वो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री रह चुके, उनको पूरा प्रदेश जानता है, तो उनको ज्ञापन देना चाहिए था, उनको डीजी मध्य प्रदेश भोपाल से बात करना चाहिए था, और इसकी निष्पक्ष जांच करानी चाहिए थी कि मामला क्या है। कोई व्यक्ति फंसे नहीं, कि मैं भी चाहता हूँ कि चाहे वो मनीष हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, तो इसकी उनकी भी जवाबदारी थी कि इस प्रकरण पर वो बिना सोचे समझे, और पुलिस पर ऐसा गंभीर आरोप नहीं लगाना चाहिए। कोई फर्जी एफआईआर की जहां बात आती है, 6 महीने पहले, 2 साल पहले कोई एफआईआर हुई हैं, पूर्व में एफआईआर हुई, यदि एक ही दिन सभी एफआईआर होती तो ज़रूर थोड़ा सा ये विषय लगता, पर बिना सोचे समझे इस प्रकार की टिप्पणी किसी को नहीं करनी चाहिए, चाहे वो किसी दायित्व में हो, किसी पद में हो। और आपस में समाज में इस प्रकार के बैठ के
कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, मेरा व्यक्तिगत ये मानना है। और मैं सबसे कहता हूँ कि मनीष का जो विषय है इसको सबको मिल के एक मंच से, एक प्रेम सौहार्द से निपटाना चाहिए। और मनीष ही नहीं, तमाम ऐसे यूट्यूबरों से मेरी अपील भी है कि ऐसे अमानवीय, अव्यवहारिक, फूहड़ या समाज को जो तोड़ते हों, ऐसे चैनल, ऐसे यूट्यूब और ऐसे वीडियो नहीं बनाने चाहिए, इससे बचना चाहिए। बहुत सारे क्षेत्र बचे हुए हैं जहाँ सामाजिक समरसता के, सद्भाव के, सदाचरण के, सदकल्याण के हैं, उनको बनाना चाहिए। इस प्रकार की व्यक्तिगत अनावश्यक कार्यों से बचना चाहिए। ठीक है, तो सुना आपने, वरिष्ठ वकील हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं बीके माला जी, जिन्होंने उन सभी सवालों पे अपनी राय रखी है, अपना जवाब दिया है। जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे प्रश्न उठ रहे थे कि जो गिरफ्तारी हुई है वो गलत हुई है, तो जो गिरफ्तारी हुई है वो कहीं ना कहीं न्यायालय के विशेषाधिकार में है। जज साहब ने अपने विशेषाधिकार का उपयोग करके गिरफ्तारी का आदेश दिया था या जेल भेजा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मनीष पटेल को कितने दिनों बाद इस मुद्दे पे या इस मामले पर जमानत मिल पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ मैं नीरज, रीवा। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, चिरहुला, रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक